हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। अभी आप टीवाई में आ गए हो। आपने टीवाई में एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट केमिस्ट्री चूज़ किया है। आप सबको पता ही होगा कि F5 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, उसमें केमिस्ट्री एज अ कॉमन सब्जेक्ट था। फिर SY में आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए, उसमें भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। मतलब F5 और SY में आप थोड़ा बेसिक क्लियर करके आए होंगे। अभी TY में आपने एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है। TY में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें आपको 5 डिफरेंट थियोरिटिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसमें 301 आपको स्टडी करना है एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 302 स्टडी करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 303 में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, 304 में एनालिटिकल केमिस्ट्री, 305 आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। ऑड और इवन सेमिस्टर इट मीन्स कि 5th सेमिस्टर और 6th सेमिस्टर में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। 5th में आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, 306 आपका प्रैक्टिकल होगा। अभी आपको 301, 302, 303, 304 और 305 वो आपका थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। उसमें आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 306 आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 140 मार्क्स का इंटरनल होगा और 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। उसमें आपको जर्नल बनानी है, फिर अटेंडेंस के हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आप सबको पता ही होगा कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच आती है। मेनली 4 ब्रांच है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। आप सबको पता होगा कि ऑर्गेनिक सब्जेक्ट में मेनली हम कोई बोलता है कि ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब इट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक उसका क्या होता है। इनऑर्गेनिक मीन्स NaCl सबको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि Na+ और Cl- आयन डिसोशिएशन होता है और आयंस लिबरेट होता है। उसमें आप इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम टाइट्रेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइट्रेशन पढ़ते हैं। टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। और उसमें हम क्या करते हैं? इंडिकेटर यूज़ करते हैं और एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। एंड पॉइंट हमको कैसे पता चलता है कि अब हम कलर चेंज देखते हैं, ब्लू टू रेड, ऐसा कलर चेंज, पिंक टू कलरलेस, ऐसे कलर चेंज होता है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम वो स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करता है। इसमें क्या होता है कि NMR, UV, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट हमको स्टडी करना होता है। अभी आपका 304 आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा? अभी मैंने बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है। आपका 304 एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूनिट 3 में लेने वाली हूँ। आज हम आपका 304 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 304 में यूनिट 1 है UV और IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट 2 में आपको IR और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करनी है। यूनिट 3 में आपको NMR डिस्कस करना है और यूनिट 4 में आपको विजिबल और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करनी है।
तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सबको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना बहुत ही हार्ड लगता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, आईआर है, यूवी, विजिबल, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अभी आपको सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बेसिक पढ़ना है, थियोरिटिकल एज अ टॉपिक, और आपको बीएससी में अपना बेसिक एकदम क्लियर करना है। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी सबको पता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या फंडामेंटल आज डिस्कस करेंगे। सबको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता ही होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेनली यूज़ करेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में उसका मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ मॉडर्न टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टेस्ट किए जाते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एज अ क्लासिकल मेथड हम क्वालिटेटिव यूज़ करते थे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कितने अमाउंट में वो कंपाउंड प्रेजेंट है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अभी आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए बहुत अमाउंट में कंपाउंड यूज़ होता है, लेकिन हम लैब में तो बहुत सारा कंपाउंड ऐसे यूज़ करके वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपनी और हाई लेवल के लिए रिसर्च करने के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर इसकी मॉडर्न टेक्निक आई। मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है कि कंपाउंड का अमाउंट सिर्फ स्मॉल अमाउंट में कंपाउंड यूज़ होता है, और स्मॉल अमाउंट में कंपाउंड यूज़ करके हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करनी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर। એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિએશન્સ, ઇટ મીન્સ કે इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट होगा विथ मैटर के साथ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज बेसिक पढ़ेंगे। एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपको अभी सिर्फ बेसिक पढ़ना है, चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको बहुत सारा एनएमआर का पता चल जाएगा। एनएमआर में क्या हम डिस्कस करेंगे? एनएमआर में न्यूक्लियन स्पिन की स्टडी होती है। इसमें एनएमआर क्या इन्फॉर्मेशन देता है? आपको अभी मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है विच डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। એટલે કે इट मीन्स केमिकल एनवायरनमेंट में कितने नंबर के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हमको एनएमआर इंफॉर्मेशन देता है। तो आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक पढ़ेंगे। एनएमआर वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1946। एनएमआर कब ऑब्जर्व हुआ था? फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था 1946 में। इट हैज़ बीन रूटीनली अप्लाई इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली यूज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। कंपनी में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स बनती है, उसमें ड्रग्स कोई 2 और 3 कंपाउंड्स मिक्स करके बनाते हैं। तो हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली ड्रग्स के लिए यूज़ होती है, कंपनी लेवल के लिए। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन ऑफ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ हैविंग एक्सट्रीमली लो एनर्जी। आप सबको पता ही होगा कि वेवलेंथ लॉन्ग होती है
तो एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इट मीन्स कि वेवलेंथ एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज्ड एंड एटम्स आर एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। In NMR spectroscopy, NMR means NMR stands for nuclear magnetic resonance. NMR nuclear means nucleus and magnetic means magnetic field और resonance means coupling. प्रिंसिपल, एनएमआर का प्रिंसिपल क्या होता है, आप सबको पता ही होगा कि एनएमआर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस के लिए यूज़ होता है। एनएमआर में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एनएमआर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हम और वो कितने डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होने चाहिए वो हम एनएमआर में डिस्कस करते हैं। उसका एनएमआर का प्रिंसिपल क्या होता है, It deals with a nucleus of an atoms that possesses a magnetic moment. प्रिंसिपल उसका क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स वो possesses magnetic moment. The nucleus of an atoms is a positively charged and contains protons and neutrons. NMR means N stands for nuclear. न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं। उसमें क्या कंटेन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हैंस वी आर कंसर्न विथ अ प्रोटॉन्स ओनली। सो हम कंसर्न करते हैं प्रोटॉन्स को। Like electrons, the nuclei of atoms also spin about their axis. The spinning of this positively charged nuclei generates a magnetic field directed along the axis of spin. The nuclear magnetic resonance में क्या होता है, different kinds of nuclei present होता है. It means I is equal to 0, I is equal to not 0. ऐसे different kinds of spin magnetic field प्रेजेंट होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में क्या होता है, तो इफ द न्यूक्ली ऑफ If the nuclei in which Z is equal to even or odd, the mass number is odd, then the number may be fractional. If जो न्यूक्लियाई में जब Z is equal to even होता है और odd होता है तब mass number is odd, then number may be fractional. Fractional means 1/2, 3/2 और 5/2. एग्ज़ाम्पल के लिए 1H1 13C6 हम एग्ज़ाम्पल में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, 1H1 में I इज इक्वल टू 1/2 to 3/2 5/2. दे आर मैग्नेटिक और NMR एक्टिव। इफ़ द न्यूक्ली हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर, जब न्यूक्लियस के पास एटॉमिक नंबर ऑड होता है और एटॉमिक मास इवन होता है तब उसकी आई वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट। एग्जाम्पल उसका क्या होता है, ड्यूटेरियम 2D 1 and 14 and 7. दे आर मैग्नेटिक एंड NMR सेंसिटिव। वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक होता है और NMR सेंसिटिव होता है। If nuclei with I is equal to 0, then non-magnetic और NMR insensitive. उसका एग्जाम्पल क्या होता है, 12C6, मतलब C6 12 18 8O6। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में क्या होता है, जब I इज इक्वल टू फ्रैक्शनल होती हैं तब उसमें क्या होता है,
वो मैग्नेटिक होता है और NMR एक्टिव होता है। जब I वैल्यू होल नंबर लाइक इट मीन्स 1, 2, 3 होता है तब क्या होता है, मैग्नेटिक होता है और NMR सेंसिटिव होता है। जब I इज इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक और NMR इनसेंसिटिव होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। आप सबको फिगर जो ड्रॉ की हैं वो बुक्स में से ली है, सिंस वो आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करनी है। तो इसमें डिफरेंट का आपने जो फिगर में दिख रहा है, RF जनरेटर, स्वीप जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। RF जनरेटर में से करंट वो उसमें पास होता है और डिटेक्टर में जाता है और फिर रिकॉर्डर में उसका रिकॉर्ड होता है। इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो उसका पार्ट्स होता है। तो फर्स्ट उसका पार्ट है सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर में क्या होता है, जो हमको सैंपल का एनालिसिस करना है उसका स्मॉल अमाउंट में उसको सैंपल कंटेनर में लेना है। तो सैंपल कंटेनर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच कंटेन्स सैंपल डिजॉल्व इन एप्रोप्राइट सॉल्वेंट। तो सैंपल कंटेनर में क्या होगा कि लॉन्ग नैरो ट्यूब है, उसमें क्या है, सैंपल डिज़ोल्व किया गया है एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में। आप सबको दिखता ही होगा कि ये सैंपल कंटेनर है। सैंपल कंटेनर में हमने क्या लिया है, सैंपल कंटेनर में हमने सैंपल जो एनालिसिस करना है उसको उसके सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सैंपल कंटेनर में लेना है। फिर सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट NMR स्पेक्ट्रा इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल यूज़ करने होते हैं। अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अप्लाई। द मैग्नेटिक फील्ड में बी वेरिएबल व्हेन RF इज कांस्टेंट। उसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है जब उसका RF कांस्टेंट होता है। स्वीप जनरेटर, आपको फिगर में दिखता ही होगा कि स्वीप जनरेटर यूज़ होता है फॉर सप्लाई टू DC करंट। DC करंट सप्लाई करने के लिए उसका यूज़ होता है स्वीप जनरेटर। RF जनरेटर क्या प्रोवाइड करता है, RF जनरेटर में इट प्रोवाइड्स रेडियो फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ और 100 मेगाहर्ट्ज़। डिटेक्टर में जो सैंपल यूज़ करते हैं सैंपल कंटेनर में, वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है। द डिटेक्टर इज़ kept in such a way that it can detect radio frequency or magnetic field absorbed by the nucleus during the excitation। तो डिटेक्टर में जो हमने कंपाउंड रखा था वो डिटेक्ट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी से और मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब होता है न्यूक्लियस ड्यूरिंग एक्साइटेशन। इन मोस्ट ऑफ द केस रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ अ कांस्टेंट। तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाती है और इट इज़ इजी टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने में इजी है और रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको कांस्टेंट रखी जाती है। रिकॉर्डर में क्या होता है, जो हमने कंपाउंड लिया एनालिसिस करने के लिए वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है, फिर डिटेक्ट करके उसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। इट रिकॉर्ड्स द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। वो रिकॉर्ड करता है सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। रिकॉर्डर में क्या रिकॉर्ड होता है, केमिकल शिफ्ट्स आइदर इन डेल्टा और टी। रिकॉर्डर में केमिकल शिफ्ट में ऑब्जर्व होता है, रिकॉर्ड होता है डेल्टा और टी। सॉल्वेंट, जो हमने कंपाउंड लिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो हमने एनालिसिस करने के लिए जो कंपाउंड लिया था उसमें हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, मतलब उसका सूटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए। CCl4 इज़ एन आइडियल सॉल्वेंट। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड एज अ आइडियल सॉल्वेंट यूज़ करना है। और अदर सॉल्वेंट
CH2 CdCl3 हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज पढ़ा, उसका कंक्लूज़न हम एक बार देख लेते हैं पहले से। तो हमने आज क्या डिस्कस किया कि इस सेमिस्टर में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, NMR पढ़ना है, IR पढ़ना है, UV, विजिबल, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आप जो यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल इस सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर में क्या हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडामेंटल हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या मेनली यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब किसके लिए यूज़ होती है, तो आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली यूज़ फॉर अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने वो टेस्ट करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में कंपाउंड चाहिए, और वो तो पॉसिबल है नहीं, वो कंपनी लेवल के लिए। लैब में तो हम बहुत सारा कंपाउंड ऐसे भी वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हाई लेवल के लिए ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो मॉडर्न टेक्निक आई, मॉडर्न टेक्निक क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जो मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर इंटरेक्शंस। तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ। तो आज हमने डिस्कस किया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ा, उसका बेसिक क्या है, तो NMR स्टैंड्स फॉर अ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपको समझ आ गया होगा कि NMR में क्या स्टडी कर सकते हैं हम, न्यूक्लियर स्पिन की स्टडी होती है। हमने 3 डिफरेंट केस डिस्कस किए कि I इज़ इक्वल टू फ्रैक्शनल, I इज़ इक्वल टू होल नंबर, I इज़ इक्वल टू 0, उसमें NMR एक्टिव और इनएक्टिव हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो NMR में क्या है, तो NMR क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जो हमने पहले पढ़ा उसमें क्या है कि NMR में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो भी किस में होने चाहिए, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होने चाहिए। तो न्यूक्लियर स्पिन हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किया, उसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखी जाती है। इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक में क्या है, न्यूक्लियर की स्पिन देखी जाती है। फिर उसमें इंट्रोडक्शन क्या था, NMR कब ऑब्जर्व हुआ था, फर्स्ट 1946 में ऑब्जर्व हुआ था, और मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो NMR का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। N मीन्स न्यूक्लियर, इट मीन्स न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और रेजोनेंस मीन्स कपलिंग। आगे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कपलिंग डिस्कस करेंगे। तो उसका प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था इट डील्स विथ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पजेसिस मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करनी है। उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, और सो हम कंसिडर करते हैं प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, उसकी स्पिन देयर अबाउट देयर एक्सिस। फिर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में क्या होता है, जब Z इज इक्वल टू, इट मीन्स I इज इक्वल टू फ्रैक्शनल, तब क्या होता है, NMR मैग्नेटिक होता है और NMR एक्टिव होता है।
जब I इज इक्वल टू होल नंबर तब NMR मैग्नेटिक और NMR सेंसिटिव होता है, और जब I इज इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक और NMR इनसेंसिटिव। आगे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए। फिर हमने क्या देखा, इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्शंस इंस्ट्रूमेंट के डिस्कस किए। उसमें फर्स्ट क्या था, सैंपल कंटेनर, फिर क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर क्या था, स्वीप जनरेटर, फिर रिकॉर्डर, डिटेक्टर, RF जनरेटर, स्वीप जनरेटर, सब हमने डिस्कस किए। तो सैंपल कंटेनर में हमको क्या करना है, सैंपल कंटेनर में जो हमको स्टडी करना है, इट मीन्स कि वो आइडेंटिफाई करना है जो सैंपल का, वो सैंपल हम किस में लेंगे, डिज़ोल्व इन एप्रोप्राइट सॉल्वेंट। मतलब आगे हमने देखा कि हम मेनली यूज़ करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 यूज़ एज अ सैंपल को डिज़ोल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो है CCl4। फिर क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती हैं जब RF कांस्टेंट होता है। फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट में थर्ड पोर्शन उसका होता है स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर क्या करता है, सप्लाई करता है DC करंट। फिर RF जनरेटर होता है, इट प्रोवाइड्स RF जनरेटर में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, 60 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर में जो हमने कंपाउंड लिया वो हमको डिटेक्ट होता है इन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो कांस्टेंट होती हैं, जो क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो चेंज इजीली हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट जो डिटेक्ट हुआ अपना कंपाउंड वो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डर में। तो इट रिकॉर्ड्स द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जो रिकॉर्डर में आपने देखा कि रिकॉर्डर में क्या है, जो रिकॉर्डर आपको दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर में, उसमें हमको जो कंपाउंड मिलता है, मतलब जो रिकॉर्ड होता है कंपाउंड, वो किस में होता है, ग्राफ फॉर्म में होता है। आपको राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा। अभी रिकॉर्डर में क्या वो होता है, सिग्नल जो होता है वो ग्राफ फॉर्म में मिलता है और उसका एब्जॉर्बेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ग्राफ में। और रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है केमिकल शिफ्ट आइदर डेल्टा और टी। सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट में हमने CCl4 आगे हमने डिस्कस किया। CCl4 इज़ एन आइडियल सॉल्वेंट। तो CCl4 हम सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं और अदर सॉल्वेंट CH2, CdCl3 भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको सिलेबस में एक अदर सॉल्वेंट दिया है टेट्रामिथाइलसिलेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टेट्रामिथाइलसिलेन हमने क्यों यूज़ किया वो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो टेट्रामिथाइलसिलेन में क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, इसलिए रेफरेंस कंपाउंड एज अ NMR में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी कंपाउंड के लिए हम वो टेट्रामिथाइलसिलेन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टेट्रामिथाइलसिलेन में क्या होता है, जो उसमें प्रोटॉन होता है 12 प्रोटॉन, वो क्या होता है 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होता है। टेट्रामिथाइलसिलेन क्यों गुड है, क्योंकि उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, वो किसी भी सैंपल को डिज़ोल्व कर सकता है, इसलिए टेट्रामिथाइलसिलेन सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वो क्या होता है, केमिकली इनर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्रामिथाइलसिलेन वो उसका डिटेल में हम पढ़ेंगे टेट्रामिथाइलसिलेन, और आगे फिर डिस्कस करेंगे शील्डिंग डिशील्डिंग इफेक्ट, प्रोटॉन्स ऑफ NMR सिग्नल्स,
मतलब सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि आगे हमने देखा कि NMR क्या है, तो NMR में हमने देखा कि NMR में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन डिस्कस करने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। अभी आपको एग्ज़ाम में क्या होगा कि कंपाउंड, कोई सिंपल कंपाउंड, अभी BSc में सिंपल कंपाउंड आएंगे, तो सिंपल कंपाउंड दे दिया होगा, उसमें क्या करना है कि डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन हमको NMR सिग्नल निकालने हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा NMR का बेसिक पता चल गया होगा, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर करना है, नहीं तो फिर आगे हम NMR पढ़ेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए बेसिक एकदम क्लियर करके रखना है। पहले हमने क्या पढ़ा था, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई पढ़ा। फिर हमने आज बेसिक उसका इंस्ट्रूमेंटेशन्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रा पढ़ा। NMR स्पेक्ट्रा में क्या था, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेट्रामिथाइल सीलेन एज अ सॉल्वेंट, क्यों यूज़ होता है।